पार्टी के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव, तमिलनाडु के प्रभारी एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश के पंकज सिंह जी। आज हम उनसे जानेंगे पार्टी की गतिविधियों के बारे में। सर, आज सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सादर नमस्कार और आपके दर्शकों को मेरी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आम आदमी पार्टी की काफ़ी समय बाद यहाँ विधानसभा चुनाव के बाद ये पहली आपकी यात्रा है, तो ये किस तरह का कार्यक्रम था आज का? आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर लगातार मध्य प्रदेश जोड़ो अभियान चला रही है, जिसके तहत अलग अलग क्षेत्रों में सभाएं चल रही हैं। हमारे कई साथी अपने स्तर पर सभाएं कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय दायित्वों के साथ साथ, चूँकि मैं मध्य प्रदेश का निवासी हूं और यहां का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हूं, तो ये जिम्मा मैंने भी अपने कंधों पे लिया कि मैं भी सभाएं करूंगा। तो ऐसी 10-12 सभाएं अलग अलग जगहों पे मैं कर चुका हूं। आज ये व्यवहारी में है, कल भी कार्यक्रम है, परसों भी लगातार कुछ कार्यक्रम हैं। तो पार्टी का उद्देश्य है कि हम प्रदेश में किसान हों, युवा हों, माताएं बहनें हों, समाज का हर तबका, किसी जाति धर्म का हो, सबको जोड़ने का हम काम करें, अपना संगठन मजबूत करें और उस संगठन के माध्यम से आगामी चाहे नगरीय निकाय के चुनाव हों, चाहे पंचायतों के हों, चाहे विधानसभा हो, हर चुनाव को पार्टी ताकत के साथ लड़े। वो कौन कौन से पिन पॉइंट हैं जिनके बीच में आप उनको लेके आप जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश को आप अगर देखें तो ये प्रदेश प्राकृतिक संसाधन जैसे चाहिए, आपको सीमेंट के कारखाने मध्य प्रदेश में पर्याप्त मिलेंगे। देश में जो 3 तरह की बिजली बनती है, चाहे कोयले से हो, चाहे पानी से हो, चाहे रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस हो, सौर ऊर्जा हो, पवन ऊर्जा हो, तीनों तरह से बिजली बनती है मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश बिजली उत्पादन में सरप्लस है। मध्य प्रदेश में आपको कोयला मिल ही रहा है, हीरा मिल रहा है, लोहा तमाम तरह की खनिज संपदाएं हैं। यहाँ नदियाँ अच्छी हैं, खेती अच्छी है, ज़मीन अच्छी है, लोग इतने शानदार मेहनती हैं। उसके बावजूद हमारी मध्य प्रदेश की सरकार लगातार कर्जा ले रही है। आप देखेंगे कि हर महीने खबरें आती हैं कि वर्ल्ड बैंक से या एशियन डेवलपमेंट बैंक से मध्य प्रदेश सरकार ने कर्जा लिया है और कर्जा इस लेवल पे पहुंच गया है कि हर नागरिक पे 65 से 70 हज़ार रुपये का कर्जा, आज बच्चा जन्म ले रहा है उस पर कर्जा ले लिया सरकार ने। तो इस इतने संपन्न प्रदेश में इतने प्रचुर मात्रा में सब चीज़ें उपलब्ध होते हुए भी अगर इन सरकारों को चीज़ें चलाना नहीं आता, और एक तरफ तो ये है कि लोगों को ज़बरदस्ती कर्जा लादा जा रहा है। ठीक है, थोड़े बहुत दान देने का ये प्रयास करते हैं, कुछ करते हैं, जैसे मान लीजिए लाडली बहना के नाम पे। तो मैं बता दूं कि इस तरीके के काम कोई ऐसा नहीं है कि ये अपने जेब से दे रहे हैं, ये जनता का ही पैसा है। और ये डाल देते हैं कि हमारा बजट घाटे पे जा रहा है इन योजनाओं की वजह से। योजनाओं की वजह से नहीं, आप प्रदेश में कहीं देखेंगे इतने घोटाले हैं, नेताओं से लेकर अधिकारी कर्मचारी तक, कि इसकी वजह से प्रदेश का बजट घाटे पे जा रहा है। ऐसी योजनाओं से नहीं, योजनाएं और आनी चाहिए, जनता को और सुविधाएं मिलना चाहिए। जो हमारे ठेके पे कर्मचारी हैं, संविदा पे हैं या सरकारी कर्मचारी, उनको रोजगार नहीं मिलता, उनको परमानेंट नहीं कर रहे, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, माताएं बहनों के अत्याचार के मामले में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 पे पहुंच चुका है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा है। तमाम तरह के मामले, चाहे 7 से 8 किसान रोज आत्महत्या करने का आंकड़ा हो, इस तरीके के ये सब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो आंकड़े जारी करता है। तो ये सब होते हुए भी एक तरफ मध्य प्रदेश घाटे पे है या कर्जा लेके घी पीने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमने दिल्ली में सरकार चलाई, 3 बार हमारी सरकार रही, हमें 32,000 करोड़ का बजट मिला था दिल्ली में। तो हमने शिक्षा व्यवस्था फ्री की, शिक्षा सरकारी स्कूलों की ऐसी की कि IIT या मेडिकल जैसे संस्थाओं में बच्चे सरकारी स्कूलों से निकल रहे हैं। हमने स्वास्थ्य सुविधाएं फ्री की, हर तरीके की जांच, हर तरीके की दवाई मुफ्त किया, महिलाओं की यात्रा मुफ्त की, लोगों की तीर्थ यात्रा मुफ्त की, किसानों को फसल के दाम दिए। अगर किसी किसान भाई की फसल नष्ट हो तो 20,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने का काम। फरिश्ते योजना, किसी का सड़क पे एक्सीडेंट हो जाए तो पहुंचाने वाले व्यक्ति को 2,000 रुपये इनाम। कोई हमारा सैनिक शहीद हो जाए सीमा में या सीमा के अंदर, उनको 1 करोड़ रुपये मुआवजा देने का काम। हम मध्य प्रदेश से खरीद के बिजली जनता को फ्री में दिल्ली में बिजली दिए। ऐसे तमाम काम करने के बाद जो 32,000 करोड़ का बजट अरविंद केजरीवाल जी को मिला था, वो 79,000 करोड़ का बजट हुआ।
CAG जो कैग है, ऑडिट करने की संस्था है, उस संस्था ने ऑडिट करके बताया, कैग ने, कि इस देश की एकमात्र सरकार है जो सरप्लस बजट पे चल रही है, वो अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, आम आदमी पार्टी। तो भाजपा ने षड्यंत्र किया, चूंकि हम दिल्ली के कामों के माध्यम से पंजाब पहुंचे, हमारे गुजरात में 5 विधायक जीते, 14% वोट लेके आए, गोवा में हमारे विधायक जीते हुए 2, हमारा कश्मीर में विधायक जीता, तो ये पार्टी तेजी से बढ़ रही। तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र हुआ। उनकी पर्सनल सीट पे 42,000 वोट काट दिए गए, 5,000 वोट, 8,000 वोट जोड़ दिए गए। इस तरीके के तमाम तरह के खेल, धन बल, बाहुबल, सब कुछ हथकंडा अपनाने के बाद मात्र 1% वोट ज़्यादा लाई भाजपा। उसी से खेल किए हैं कि कहीं 500, कहीं 700, 98 वोटों से भी हमारे कैंडिडेट हारे हैं। तो 1% का कोई बड़ा अंतर नहीं होता। तो ये पार्टी जनता के लिए बनी है, जनता के लिए हम काम करते हैं। तो हमारा संघर्ष निरंतर जारी रहेगा। पंजाब में जो हमारे काम है वो हम कर रहे हैं, दिल्ली में हम विपक्ष में आज पहुंचे हैं तो विपक्ष में भी हम काम कर रहे हैं, गुजरात में हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, गोवा में निभा रहे हैं, हमारा कश्मीर में जो विधायक है वो लगातार लड़ रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर भी हमने नगरीय निकाय चुनाव में 2022 में 54 पार्षद हमारे जीते थे, एक महापौर जीती थी, 6.3% वोट पूरे प्रदेश में हम लेके आए थे। कई जगह हम दूसरे नंबर पे रहे, कई जगह हम तीसरे नंबर पे रहे। हमारे कई लोग जो कार्यकर्ता हैं वो जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, 18 से ज़्यादा जिला पंचायत सदस्य, 27 जनपद सदस्य बने थे, 110 सरपंच बने थे। तो ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी बढ़ नहीं रही, तो हम बढ़ रहे हैं। कहीं हमसे जो पिछली चूक हुई है उस चूक को भी, हम कमियों को भी स्वीकारते हैं, उन कमियों को सुधारने का काम करेंगे और अपने संगठन को और मजबूत करके आगामी चुनाव की ओर बढ़ेंगे। जैसे व्यवहारी में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है, अभी डिप्टी सीएम जो है तो औचक निरीक्षण पर आए थे, उन्होंने डॉक्टरों पर कोई बात नहीं की, व्यवहारी को कोई सुविधा नहीं दी, तो इस पर क्या कहना है? देखिए, अब जी जो डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी रीवा से ही हैं, बहुत दूर से नहीं है, औचक निरीक्षण किया, उनका क्षेत्र है, उनको लगातार आना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, तो स्वास्थ्य सुविधाएं आप समझिए कि अगर व्यवहारी जैसी जगह, इतनी बड़ी आबादी, यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर ना होना, अच्छे अस्पताल ना होना, दवाइयाँ मुहैया ना होना, जांच की सुविधाएं ना होना, ऐसे तमाम जगह हैं। आप बड़े सेंटरों पे देख लेना, रीवा हो, सतना हो, आपका शहडोल हो, उमरिया हो, इस पूरे क्षेत्र से लोग नागपुर भाग रहे हैं इलाज कराने, लोग दिल्ली भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? आप सुविधा क्यों नहीं दे सकते भाई? आपके पास बजट है, आपके पास चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि आपके पास मेडिकल कॉलेज नहीं। आप अच्छे मेडिकल कॉलेज डालिए, लोगों को नौकरियां दीजिए, ठीक से काम कराइए। तो नियत नहीं, कमाई से फुर्सत नहीं, नेता अपना घर भरने के अलावा फुर्सत नहीं। ये स्वास्थ्य मंत्री बस का हाल नहीं, मुख्यमंत्री को देखिए वो क्या कर रहे हैं, उनके आसपास के लोग क्या कर रहे हैं। तो तमाम तरह की ये जो व्यवस्था यहाँ चल रही है, चरमराई हुई व्यवस्था है, खाली दिखावे का मामला है। अंग्रेजी में एक लाइट हाउस प्रोजेक्ट करके बोला जाता है कि चमचमाती हुई चीज़ें तो दिखाई जाती हैं, लेकिन इंसान के आंसू नहीं दिखते उनको। इंसान कितना वो खुश है कि नहीं, वो नहीं दिखता। तो लाइट हाउस प्रोजेक्ट टाइप की चीज़ें भारतीय जनता पार्टी दिखाती है, देखो हमने ये कर दिया, देखो हमने वो कर दिया, और लोगों को असुरक्षित करने का काम करती है। इनकी एक बड़ी, जो मैं समझ पाता हूँ, इनकी बड़ी जो पॉलिसी है कि आदमी इतना परेशान रहे कि जीवन जीने को ही बहुत कुछ समझ ले, विकास हो रहा समझ ले, है ना, अपने बच्चे पालने को लेकर ही वो समझ ले। आप अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली में सरकारी स्कूल अच्छे कर सकते हैं तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हो सकते? अरविंद केजरीवाल अगर मध्य प्रदेश से बिजली खरीद के दिल्ली में फ्री में बिजली दे सकते हैं, पंजाब में हमारी सरकार फ्री में बिजली दे सकती, तो आप क्यों नहीं दे सकते? आप अगर अरविंद केजरीवाल किसानों को 20,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा दे सकते हैं तो आप क्यों नहीं दे सकते? ऐसे तमाम काम जो हम कर सकते हैं आप क्यों नहीं कर सकते? नियत का फर्क है, नियत नहीं। प्रधानमंत्री जी जो है तो गरीब, किसान, युवा और महिला की बात करते हैं, कहते हैं हम किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, इस पर क्या कहना आप? देखिए, सरकारों को, कोई भी सरकार में हो, उनको आज 78 साल हो गए आज़ादी को, 78 साल बाद भी अभी इंदौर देश में स्वच्छता पे देश में नंबर 1 पे आता है हमेशा। वहाँ की घटना है कि 20 लोग पानी पी के, गटर का पानी पी के मर गए। आज़ादी का 78 वर्ष बाद ये
कौन सी मानवता है, कौन सी सरकार? आप क्या ऑडिट कर रहे हो? 2000 करोड़ का बजट है आपका वहाँ सीवरेज का। आप वो पैसा कहाँ जा रहा है? क्या अधिकारी कर्मचारी खा रहे हैं, क्या नेता खा रहे हैं? और ऐसा नहीं, ये वो घटना तो सामने आ गई। आपका सतना में बगल में मेडिकल अस्पताल में आप HIV पॉजिटिव ब्लड बच्चों को चढ़ा देते हो। किसान आत्महत्या करने पे भी बस है, खाद के लिए लाइन में लगे लगे परेशान है लोग। हाँ, आपको अस्पताल खोलने में दिक्कत है, लेकिन दारू की दुकानें खोलने में दिक्कत नहीं है। तो ये जो चल रहा है, तो चाहे प्रधानमंत्री जी दावा करें, चाहे मुख्यमंत्री जी दावा करें, ये दावे से नहीं, लोगों के दिल से निकलना चाहिए कि वो खुश हैं, उनकी सरकार काम कर रही है और वो चीज़ें सामने आती हैं। ठीक है, आप डाटा कहीं इधर का उधर कर सकते हो, किसी को कुछ समय के लिए बेवकूफ़ बना सकते हो, लेकिन पूरे समय के लिए किसी न व्यक्ति को, न समाज को, न देश को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो आज नहीं कल ये सच्चाई सामने आएगी, और अगर कुछ अच्छा काम करते हैं तो उनसे हम सीखने को तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे काम को हम प्रोत्साहित करने को तैयार हैं। जैसे मान लीजिए कि ये जो आवास योजना चली, प्रधानमंत्री आवास योजना, भले उसमें कुछ गड़बड़ियाँ हों, उसके बावजूद अगर गरीब आदमी को आवास मिल रहा है, अच्छी योजना है। या स्वच्छता को लेकर उन्होंने काम शुरू किया था, अगर कुछ अच्छा काम हुआ है, शौचालय बने हैं देश के अंदर, बिल्कुल स्वागत है। लेकिन देश का नागरिक, युवा रोजगार पाए, बच्चे अच्छी शिक्षा पाएं, लोग अगर बीमार हो तो इलाज पाएं, लोगों को पीने के पानी के लिए न तरसना पड़े, लोगों को न्याय के लिए न तरसना पड़े, ये सब चीज़ें बिना किसी द्वेष भावना के, हिंदू मुस्लिम किए, अगड़ा पिछड़ा किए, ये सब किए बिना आपको लोगों को एक समान आंखों से देखना चाहिए। सरकारों का काम लोकतंत्र की रक्षा करना। ये देश दुनिया में सबसे अच्छे लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है, उसकी पहचान आप बनाए रखें। इंडिया को बोला जाता है डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है, कि तो यूनिटी अमॉन्ग डाइवर्सिटी करके जो कथन है, तो इन सब चीज़ों को बनाए रखना, उसको और मजबूती प्रदान करना, ये हमारी सरकार का काम है। सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट सब मिल के करें और चीज़ें बनाएं, और जो अच्छा काम करेगा जनता उसको चुनेगी। अमेरिका द्वारा 50% टैरिफ भारत पर लगाया जा रहा है, 500% टैरिफ लगाने की तैयारी है। अमेरिका से जो खराब रिश्ते होते जा रहे हैं, इस पर क्या कहना है आपका? कौन जिम्मेदार है? देखिए, क्या होता है कि भाई, देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो सबके हैं, हमारे भी हैं, आपके भी हैं, किसी भी दल के हैं। जब देश के प्रधानमंत्री विदेशों में जाते हैं तो भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, या देश का जो विदेश मंत्री है वो भारत का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऐसे मामलों में अगर ट्रंप आंख दिखाने को तैयार है तो आपको बहुत झुकने की ज़रूरत नहीं है। आपको भी अपनी चीज़ें समझ के चलने की ज़रूरत है कि भाई, आप इतने कमज़ोर देश नहीं हो, आप बहुत बड़ा मार्केट हो, आपके लोग अमेरिका की सिलिकॉन वैली से लेकर मेडिकल, उनके कॉलेज, बहुत सारी चीज़ें संचालित करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी जो विदेश नीति है उसकी चूक है। उस चूक को हमारी सरकार सारी पार्टियों को बुला के बैठे और समझे और एक दिशा में चले। हम घर में आपस में किसी मुद्दे पर लड़ सकते हैं, लेकिन जब देश का सवाल होगा तो सब लोग एक। और खाली बातें नहीं कि जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो कहना था मोदी जी का कि प्रधानमंत्री की उम्र से ज़्यादा ये रुपया गिरता जा रहा है। आज कहाँ रुपया की स्थिति? तो काम करने की जरूरत है। आप काम करोगे, अच्छी नीयत से काम करोगे, सबको लेके चलोगे और देश को एक कॉन्फिडेंस दोगे तो देश आपके साथ खड़ा होगा। देश खड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं। किसी को मजाल है कि भारत जैसे देश को आंख दिखा दे। सरकार कहती है कि डबल इंजन सरकार होती है तो ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। डबल इंजन सरकार, यहाँ पे मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। डबल इंजन सरकार के बारे में क्या कहना है? देखिए, डबल इंजन नहीं, ये तो बोलते हैं कि भाई हर नगर निगम में, नगर पालिका में इनकी सरकारें हैं ज़्यादातर मध्य प्रदेश में। तो डबल क्या, ट्रिपल इंजन है, 4 इंजनों की भी सरकारें हैं कई जगह। लेकिन बात इंजन की बस नहीं है। इंजन अगर काम ही ना कर रहा हो तो फिर गड़बड़ मामला है ना। अच्छी नीयत की सरकार होनी चाहिए, जनता के लिए काम करने वाली सरकार होनी चाहिए, तो वो सरकार चाहिए। आप समझो ना कि कोयले से लेकर एयरपोर्ट सब कुछ अडानी जी को यूं ही मिलता जा रहा है। बड़े बड़े ड्रग्स के वो पकड़े गए हैं उनके पोर्ट पे और कोई कार्रवाई नहीं हो रही।
आप कुछ लोगों के लिए देश के सारे संसाधन खोल के रखे हैं, आपके मित्र हैं, और जो बाकी जनता वो परेशान है, तो ये नहीं चलेगा। आपको थोड़ा जनता बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, जनता के लिए काम करना पड़ेगा। आपकी नीयत थोड़ा लोगों को ठीक करने की होनी चाहिए। मेरा मानना है, जो मेरे नेता का भी मानना है, कि अगर इस देश का सही मायनों में विकास करना है तो इस देश के शिक्षित और स्वस्थ नागरिक इस देश का सही विकास कर सकते हैं। तो शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, लोगों की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उन पे पहले काम करिए, फिर उसके बाद बाकी चीज़ें अपने आप देश के लोग संभालें। वर्तमान समय में एनडीए के अपोजिट एक गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन। तो आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन में अभी है या नहीं? देखिए, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने क्लियर कहा था कि लोकसभा चुनाव के दौरान हम लोग उस पर गए थे कि भाई ये था कि देश को ज़रूरत है, तो देश की ज़रूरत में आम आदमी पार्टी के नेता खड़े रहे। लेकिन आप देख रहे हैं विधानसभा चुनाव में, चाहे अलग अलग राज्यों के चुनाव रहे हों, दिल्ली का चुनाव या हरियाणा का चुनाव, कई राज्यों में आम आदमी पार्टी भी लड़ी, कांग्रेस भी लड़ी। तो अभी ऐसा नहीं है कि हम उस गठबंधन का हिस्सा, हम भी एक राष्ट्रीय पार्टी हैं, हम भी चुनाव में जा रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे। आगे आने वाले 2028 का चुनाव, उसमें आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बिल्कुल, हमारी तैयारी है कि न केवल विधानसभा चुनाव बल्कि नगरीय निकाय के चुनाव, तमाम जितने चुनाव आएंगे उन चुनावों में, चूँकि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, एक पार्टी हैं, हम अपना प्रतिनिधित्व दिखाएंगे, चुनाव लड़ेंगे, तैयारी करेंगे। और हो सकता है कि पिछले जो हमारे अच्छे काम रहे हैं उनसे हम सीखेंगे, कमियां रही हैं उनको सुधारेंगे, आगे बढ़ेंगे। आम आदमी पार्टी ने 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले काफ़ी मेहनत की, लेकिन 2023 का जो चुनाव था उसमें आम आदमी पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई। इस पर क्या कहना है? देखिए, ये होता है, आप जब मैदान पे जाते हैं, कोई जीतता है, कोई हारता है, लेकिन आपको लगातार लगे रहना पड़ता है। आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है लंबे समय से देश के अंदर, ये भी कभी 2 सांसदों पे थे, ये भी कभी छोटे स्तर पे थे। तो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। ठीक है, 23 में जनता ने हमें मौका नहीं दिया, हमें जो आदेश जनता का मिला हम उस आदेश को निभा रहे हैं। आगे जनता मौका देगी सदन के अंदर जाने का, हम सदन पे हमारे साथी आवाज़ उठाएंगे, सदन की भूमिका निभाएंगे, सड़क की भूमिका निभाएंगे। जो जनता का आदेश होगा सर माथे पे होगा, कल भी था, आज भी है, आगे भी होगा। कुछ लोगों का कहना है और चर्चा है कि आप पहले मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष थे, अब आप राष्ट्रीय संयुक्त सचिव हैं, तो आपके प्रदेश अध्यक्ष हटने के बाद से मध्य प्रदेश में पार्टी की गतिविधियों में कमी आई है। इस पर क्या कहें? देखिए, ये हमारे पार्टी का इंटरनल मामला है और मैं पार्टी का एक सिपाही हूँ। पार्टी ने जब भी जहाँ मेरी ड्यूटी लगाई देश के अंदर, तो मैं हर जगह पहुँचा हूँ। जो भूमिका दी गई, मुझे कोई शर्म नहीं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कहने में कि मैं एक कार्यकर्ता हूँ। मुझे दरी बिछाने में भी कोई शर्म नहीं, भाषण देने में भी कोई शर्म नहीं। पार्टी जो टास्क देगी उस टास्क को मैं करता हूँ। तो पार्टी का आदेश था कि मुझे राष्ट्रीय टीम में आना है, यहाँ दूसरे रानी अग्रवाल जी को अध्यक्ष बनाना, तो उन्होंने बनाया। अब वो निर्णय सही गलत क्या, वो पार्टी का इंटरनल मामला, पार्टी अपना एनालिसिस करेगी और आगे निर्णय करती है पार्टी। अंत में कार्यकर्ताओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आपके चैनल के माध्यम से कार्यकर्ताओं को भी और आपके दर्शकों को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश एक बहुत अच्छा राज्य है। यहाँ हर वो चीज़ उपलब्ध है जो इस प्रदेश को देश के अंदर नंबर 1 पे बनाया जा सकता है। बस अभी तक की जो सरकारें रही हैं, उन सरकारों पे बैठे नेताओं की नीयत ऐसी रही है कि वो जनता को सुविधाएं देने की जगह अपना घर भरना पहले तय करते रहे और अपनी राजनीति रोटी सेंकते रहे। नहीं तो इस प्रदेश के अंदर, पहले भी मैंने कहा है कि चाहे खनिज संपदा हो, चाहे कृषि के लिए हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्स हो, सब तरीके की चीज़ें उपलब्ध हैं। यहाँ के मौसम अच्छा है, लोग अच्छे हैं, सारी चीज़ें हैं। सीमेंट से लेकर लोहा हो, हीरा हो, कोयला हो, सब मिल रहा, बिजली यहाँ बन रही है, सब कुछ है। तो आइए, हमारे कार्यकर्ताओं से भी मैं कहना चाहता हूँ कि सब लोग मिलके अच्छा संगठन बनाते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं। आपके दर्शकों के माध्यम से प्रदेश की जनता से भी कहना चाहता हूँ कि आपने अभी तक इन 2 पार्टियों को देखा, एक मौका आम आदमी पार्टी को देकर देखिए
कि आपके जीवन में कैसा बदलाव आता है, कैसे हम अच्छी शिक्षा अच्छी करते हैं, कैसे आपके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराते हैं फ्री में, जैसे दिल्ली में हमने किया, कैसे माताएं बहनों की यात्रा फ्री कराते हैं, कैसे किसान भाइयों को 20,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा देते हैं, कैसे हम दिल्ली और पंजाब की तरह बिजली फ्री देते हैं आपको। ये तमाम काम हम अगर दिल्ली पंजाब में कर सकते हैं तो मध्य प्रदेश में भी कर सकते हैं। एक अंतिम सवाल, 2023 के विधानसभा चुनाव में यहाँ से कार्यकर्ताओं को एक दावेदार जो थे टिकट के लिए, उनको टिकट के लिए नाम चल रहा था, फिर अचानक कांग्रेस के पूर्व विधायक आए, उन्होंने टिकट ले ली और दबाव में उन्होंने टिकट लौटा भी दिया, जिसके कारण से व्यवहारिक विधानसभा खाली रह गई और कोई यहाँ से चुनाव नहीं लड़ पाया। इस पर आप किसका फेल्योर मानते हैं? देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि चूँकि उस समय मैं राष्ट्रीय टीम में था, ज़रूरी नहीं कि हर चर्चा में मैं शामिल रहूँ, तो इस पे मुझे कमेंट करना उचित नहीं लग रहा। पार्टी का इंटरनल मामला है, बैठ के हम लोग देखेंगे, समझेंगे कहाँ हमसे चूक हुई, कहाँ हमारे अच्छे काम रहे, तो उन कामों के आधार पे आगे हम बढ़ेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि 28 में जो चुनाव, विधानसभा चुनाव होंगे, आम आदमी पार्टी न केवल चुनाव लड़ेगी बल्कि चमत्कारिक रिजल्ट भी देगी। तो ये थे राष्ट्रीय पार्टी के संयुक्त सचिव, आम आदमी पार्टी के संयुक्त सचिव पंकज सिंह जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, अशोक तिवारी, नेशन मिरर, व्यवहारी शेड्यूल।